नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासी तरबियत में किसने अहम किरदार अदा किया था? मियां शरीफ भुट्टो के मुखालिफ क्यों हो गए थे? मजहर अब्बास का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार मजहर अब्बास 14 अप्रैल 2018 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले पुराने कॉलम में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को उनके ख़ानदान और जमात के लिए बड़ा धचका करार देते हुए उनके सियासी सफ़र पर रोशनी डाली थी। मजहर अब्बास ने लिखा है कि नवाज शरीफ का ख़ानदान गैर सियासी था। उनके वालिद मियां शरीफ ने इब्तदाई तौर पर सियासत में हिस्सा लेने की जनरल ज़िया-उल हक की जनरल जिलानी की वसादत से दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया। बाद अज़ा उन्होंने ये कहकर कि वो खुद तो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, ताहम उन्होंने अपने दोनों बेटे जनरल जिलानी के हवाले कर दिए। साथ ही ये दरख्वास्त भी की कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सियासी मैदान में उतारने से पहले उनकी सियासी तरबियत भी की जाए। जनरल ज़िया-उल हक को पीपल्स पार्टी और भुट्टो की सियासत का मुकाबला करने के लिए पंजाब से किसी की ज़रूरत थी, क्योंकि भुट्टो की सिंध से ज़्यादा पंजाब में मकबूलियत थी। नवाज शरीफ के करीबी साथी ने एक बार नवाज शरीफ की सियासत में आमद और मियां शरीफ की रजामंदी के बारे में बताया। मियां शरीफ गैर सियासी ताजिर थे, ताहम भुट्टो की तरफ से सनतों को कौमी आने के फैसले के बाद वो भुट्टो मुखालिफ हो गए। जनरल जिलानी ने मियां शरीफ को यकीन दिलाया कि नवाज शरीफ के सियासत में आने से न सिर्फ उन्हें कौमियाए गए कारखाने और फैक्ट्रियां वापस मिल जाएंगी, बल्कि सियासत में होने की वजह से उनको कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। मियां शरीफ सिर्फ अपने कारोबार पर तवज्जो देना चाहते थे, ताहम जिलानी साहब के दबाव के ज़ेर असर उन्होंने अपने दोनों बेटों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मार्शल हुकाम के साथ ताउन करने की इजाज़त दे दी। 70 की दहाई के अवाखिर में शरीफ बरादरान सियासत में वारिद हुए। 80 और 90 की दहाई के दौरान ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल और उस वक्त शरीफ बरादरान के करीबी साथी और साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी दोनों अफराद ने उनकी सियासी तरबियत में अहम किरदार अदा किया। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में जनरल ज़िया और उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को सियासत से दूर रखने में कामयाब हो गए और उन्होंने किंग्स पार्टी के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाने का फैसला किया। और भुट्टो की फांसी के बाद सिंध में पैदा होने वाले सियासी बहरान से निमटने के लिए सिंध के गैर मारूफ सियासतदान मोहम्मद खान जुनेजो को मुस्लिम लीग का सरबराह और वजीर आज़म बना दिया। तहाँ मोहम्मद खान जुनेजो ने जनरल ज़िया की मर्जी के बगैर तमाम जमातों को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देते हुए सहाफ़ती आज़ादी का ऐलान कर दिया। जनरल ज़िया के लिए मजीद खतरा बनते हुए मोहम्मद खान जुनेजो ने एक हुक्म जारी किया कि सिविल, फौजी और ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम अहम शख्सियात छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो पर से पाबंदी हटाते हुए उन्हें वतन वापसी की इजाज़त दे दी। जेनेवा कार्ड पर दस्तखत करने और तमाम सियासी जमातों की रजामंदी से ओजड़ी कैंप सानहे की तहकीकात कराने के फैसले मोहम्मद खान जुनेजो की रुखसती का बाइस बने। एक इंटरव्यू में जनरल हमीद गुल ने एतराफ़ किया कि जेनेवा कार्ड पर दस्तखत के फैसले से नाराज़ फौजी क़यादत ने जुनेजो की बरतरफी का फैसला किया। 1985 के इंतखाबात के बाद पहली बार वज़ीर आला पंजाब बनने वाले नवाज शरीफ ने जुनेजो से जान छुड़ाने में इस्टेब्लिशमेंट की मदद की, जिसके बाद जनरल ज़िया-उल हक ने 28 मई 1988 को, जो उस वक्त सदर भी थे, आर्टिकल 58 2B के तहत जुनेजो को हटा दिया। 10 अप्रैल 1986 को 5 साल जिला वतनी के बाद बेनज़ीर की वतन वापसी पर अवाम की भरपूर पजीराई ने जनरल ज़िया और इस्टेब्लिशमेंट को खौफज़दा कर दिया। जनरल हमीद गुल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि यह दुरुस्त है कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद नामी जमात पीपल्स पार्टी की 2 दहाई अक्सरियत को रोकने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि शदीद खदशा था कि बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद की हुकूमत ख़त्म करने और उन्हें फांसी देने वालों से इंतकाम लेंगी। इस्टेब्लिशमेंट जानती थी कि बेनज़ीर भुट्टो बहुत ज़्यादा ताकतवर हुक्मरान होंगी, इसलिए वो नवाज शरीफ को एक मजबूत अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने लाए। इस तरह इंतखाबात में IGI और पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों के जरिए पीपल्स पार्टी कामयाब तो हो गई, ताहम 2 दहाई अक्सरियत हासिल ना कर सकी और IGI एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर सामने आई। गेम प्लान कामयाब रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं जीत सकी। बेनज़ीर भुट्टो के लिए काम करना मुश्किल हो गया और सिर्फ 1 साल के बाद ही वज़ीर आज़म बेनज़ीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, जिसमें पैसे का बेदरग इस्तेमाल किया गया। तहरीक अदम एतमाद तो मंजूर ना हो सकी, तहाँ बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत मजीद कमज़ोर हो गई और 6 अगस्त 1990 में 58 2B के जरिए उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। 1990 के इंतखाबात की तारीख बहुत दिलचस्प है। इब्तदाई तौर पर मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को, जो कि निगरान वज़ीर आज़म थे, उन्हें मुतबादिल के तौर पर लिया गया। उन्होंने एक दफ़ा बताया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील के तहत नवाज शरीफ को उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। इस बात पर मुफाहिमत थी कि जतोई को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, ताहम बाद में उन्हें धोखा दिया गया। अब ये बात खुली हकीकत है कि 1990 के इंतखाबात में न सिर्फ वसी पैमाने पर धांधली हुई, मेहरान बैंक और असगर खान केस में ये बात साबित हो चुकी है कि उन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों में 9 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम तकसीम की गई। 1990 में जब नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म बने, उसी वक्त से फौजी सरबराहों सबसे पहले मरहूम जनरल आसिफ नवाज और फिर जनरल असलम बेग के साथ इख्तलाफात सामने आ गए।
इस्टेब्लिशमेंट में ये सोच पैदा हुई कि नवाज शरीफ पर एतबार नहीं किया जा सकता। 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई और सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत की बहाली के फैसले के बावजूद उन्हें हुकूमत नहीं दी गई और पहली बार इस्टेब्लिशमेंट ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ राब्ते शुरू किए। उसके बाद नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग इलेक्शन हार गई और बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गईं। इस्टेब्लिशमेंट को बेनज़ीर भुट्टो से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उनके शौहर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन की शिकायत पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपल्स पार्टी के नामजद करदा सदर सरदार फारूक लगारी ने भी बेनज़ीर भुट्टो को इन रिपोर्ट्स के बारे में आगाह किया, जो आसिफ अली जरदारी और फारूक लगारी के दरमियान इख्तलाफात की वजह बना। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो के मशवरे के बरक्स मुर्तज़ा भुट्टो ने वतन वापसी का फैसला किया और 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो की हलाकत बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के खात्मे की वजह बनी। उसके बाद नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत लेकर कामयाब हुए। नवाज शरीफ ने सोचा कि अब वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे इकदाम करने शुरू किए ताकि वो नाकाबिले गिरफ्त बन सकें। उन्होंने अदलिया को भी अपना ताबे बनाने की कोशिश की। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ सबको याद है। इस मौजू पर सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम नजर आई। नवाज शरीफ ने फौज को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत के साथ क्या हुआ? नवाज शरीफ ने बाद में उस पर पछतावे का इजहार किया, क्योंकि उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ बने, जिन्हें शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान पसंद थे। एक साल के बाद भारतीय वजीर आजम वाजपेयी के दौरा लाहौर के दौरान मशवरे नज़रअंदाज करने पर नवाज शरीफ के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ से भी इख्तलाफात पैदा हो गए। 12 अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को बरतरफ करने का गैर दानिशमंदाना फैसला किया, जबकि वो कोलंबो में थे। तहम ये भी सच है कि श्रीलंका जाने से पहले मुशर्रफ ने जनरल महमूद, जनरल अजीज और अपने करीबी जर्नलों को हिदायत दी थी कि अगर नवाज शरीफ कोई ऐसा फैसला करें तो उसे कबूल करने के बजाय उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। मार्च अल्लाह के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। तहम सऊदी शाही खानदान की मुदाखलत पर नवाज शरीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जैसे अंजाम से बच गए और उन्हें एक मुआहदे के तहत 10 साल के लिए जिला वतन कर दिया गया। पहली बार नवाज शरीफ ने अपनी सियासी गलतियों का एतराफ़ किया और बेनज़ीर भुट्टो से अपने इख्तलाफात ख़त्म किए। सियासी और गैर सियासी अनासिर का शिकार बेनज़ीर भुट्टो ने भी नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया। 2006 में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की मुशर्रफ से NRO के जरिए डील पर नवाज शरीफ नाराज़ और मायूस हो गए। तहम बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें कायल किया कि पाकिस्तान की सियासत में वापसी और जनरल मुशर्रफ से जान छुड़ाने का ये वाहिद तरीका है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों वतन वापस आए, लेकिन 27 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की वजह से मीसाक जमहूरियत पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को करप्शन के शदीद तरीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा और 2 बार उनकी हुकूमतें इन इल्ज़ामात की वजह से ख़त्म कर दी गईं। ताहम फौजी अदालतों के बावजूद इन इल्ज़ामात को कभी साबित नहीं किया जा सका।